गरीब का जादुई कागज हेलीकॉप्टर। एक गांव में मोहन अपनी माँ के साथ रहता था। मोहन बहुत गरीब था। उसकी माँ लोगों के घर बर्तन साफ करने का काम किया करती थी। काम से जो पैसे आते रेखा उसे अपने बेटे की पढ़ाई पर लगाती थी। खूब मन लगाकर पढ़ बेटा, एक दिन तू ही मुझे हवाई जहाज पर बिठाएगा। चल अब मैं चलती हूँ काम पर। हमारे दिन कब बदलेंगे माँ? मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे स्कूल के दोस्तों के घर पर तुम बर्तन साफ करने जाती हो। सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं माँ। जब तू पायलट बन जाएगा ना, तब तेरी माँ ये काम छोड़ देगी। बनेगा ना तू पायलट? हाँ माँ हाँ। रेखा काम पर चली जाती है। तभी मोहन के दरवाजे से एक टॉय कार अंदर आती है। वाओ, इतनी सुंदर कार! ये तो रिमोट से चलती होगी ना? हाँ तो तुम्हारी औकात से बाहर है ये। वापस दो मेरी कार को। अपनी कार लेकर प्रिंस बाहर चला जाता है। उसके पीछे पीछे मोहन भी बाहर चला आता है। मेरा भी खेलने का बहुत मन है। मैं भी खेल सकता हूँ क्या? हाँ क्यों नहीं, पर हम सभी के पास खिलौना है। तुम भी अपना खिलौना ले आओ, फिर खेलना। खिलौना? ठीक है। मोहन भागकर अपने घर जाता है और एक बड़ा सा कागज का हेलीकॉप्टर बनाकर अपने दोस्तों के पास लेकर जाता है, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। देख लिया, ये है इनका मोटर हेलीकॉप्टर, हवा से तेज। मोहन के दोस्त उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। मोहन रोने लग जाता है और रोता हुआ गांव के पास के तालाब के पास जाकर बैठ जाता है। मेरा यह हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उड़ता? एक दिन ये जरूर उड़ेगा। एक दिन क्यों, आज ही मैं इसे उड़ाकर रहूंगा। मोहन अपने कागज के हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ाता है, पर वो हेलीकॉप्टर तुरंत नीचे आकर गिर जाता है। मोहन बहुत कोशिश करता है, पर वो कागज का हेलीकॉप्टर 4-5 सेकंड से ज्यादा आकाश में टिकता ही नहीं। एक बार उड़ जा। मोहन हेलीकॉप्टर को फिर से उड़ाता है, पर इस बार हेलीकॉप्टर पानी में चला जाता है और मोहन फूट फूट कर रोने लग जाता है। मेरा इकलौता हेलीकॉप्टर, मैं क्या करूं? मोहन फूट फूट कर रोने लग जाता है और तभी उस नदी में से एक छोटी सी नाव पर बैठी एक छोटी सी लड़की बाहर आती है। तुम तो लिलीपुट हो ना, है ना? हाँ, मैं एक अलग दुनिया से आई हूँ। हमारे यहाँ सभी छोटे छोटे ही होते हैं। समंदर के नीचे हमारी एक दुनिया है, जहाँ हम सभी एक साथ रहते हैं। मैं तो यहाँ कई बार आया हूँ, पर तुम तो कभी नहीं दिखी, तो आज कैसे? मैंने देखा कि तुम किसी चीज को आकाश में उड़ा रहे थे और वो मेरी दुनिया में आ गई। और तभी नदी से मोहन का हेलीकॉप्टर बाहर आ जाता है। ये क्या है मोहन? मुझे आकाश में उड़ने का बहुत शौक है। मुझे इसकी सवारी करवाओगे ना तुम? मैं तुम्हें इसकी सवारी तो करवा दूं, पर ये असली हेलीकॉप्टर नहीं है। ये तो एक कागज का हेलीकॉप्टर है। इसमें मोटर भी नहीं है और ये बहुत छोटा भी है। इतनी सी बात, तो मैं इसे अभी उड़ने लायक बना देती हूँ। मैरी अपनी छड़ी घुमाती है और मोहन का कागज का हेलीकॉप्टर बड़ा हो जाता है और उसका पंखा घूमने लग जाता है। चलो मोहन, सैर पर चले। मैरी और मोहन पूरे गांव में घूमते हैं। मोहन को हेलीकॉप्टर में उड़ता देख सब जल जाते हैं। ये इस भिखारी के पास हेलीकॉप्टर कहां से आ गया? मुझे भी सैर करवाना मोहन। दोनों पूरे दिन सैर करते हैं। फिर मोहन मैरी को वापस नदी पर छोड़ देता है। इस हेलीकॉप्टर को तुम अपने पास रखना मोहन। आज बड़ा मजा आया। आज से हम पक्के दोस्त। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं खुद ब खुद वहाँ पहुँच जाऊंगी। मोहन अपने कागज के जादुई हेलीकॉप्टर को लेकर घर लौट जाता है। रात के वक्त प्रिंस उसके घर से उस हेलीकॉप्टर को चुरा लेता है। इस कागज के हेलीकॉप्टर को दिखाकर हीरो बन रहा था ना। हेलीकॉप्टर ही नहीं रहेगा तो वो भिखारी फिर से पहले की तरह हो जाएगा। प्रिंस हेलीकॉप्टर को उड़ाता हुआ नदी तक जाता है और खुद बाहर कूदकर हेलीकॉप्टर को नदी में डुबा देता है। मजा आया। उस भिखारी का खिलौना चला गया। और तभी नदी से बहुत सारे मगरमच्छ नदी से बाहर आ जाते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ। मेरा दोस्त भिखारी नहीं है, समझे? उसके हेलीकॉप्टर को उसकी जगह पहुंचा दो, और अब अगर उसे परेशान किया तो मगरमच्छ के मुंह में मिलोगे। मोहन के हेलीकॉप्टर को प्रिंस वापस उसी जगह पर रख देता है। अगली सुबह जब मोहन जागता है, उसका छोटा सा घर एक आलीशान घर में बदल चुका था। उसके घर पर बहुत सारे पैसे, नौकर चाकर, सब कुछ था।
ये सब तुमने किया है ना मैरी? थैंक यू मैरी। इस दिन के बाद कभी कोई मोहन को नहीं सताता और उसका जीवन बदल जाता है। जादुई पैसा ट्रक। सोनपुर नाम के गांव में केशव नाम का एक मैकेनिक रहता था। वो बहुत ही होशियार और अक्लमंद था। वो गांव के सारे लोगों की मुश्किलों का हल आसानी से निकाल लेता था। एक दिन दो भाई चंदू और राजू एक ट्रक के लिए लड़ते हुए उसके पास आए। अरे रे, क्या हुआ? तुम दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रहे हो? देखो ना केशव भाई, जब हमारा बंटवारा हुआ था तब तुमने ही कहा था ना कि दोनों बारी बारी ट्रक का इस्तेमाल करना। पर देखो इस दुष्ट चंदू को, 1 साल से ट्रक इसके पास है और ये वापस करने का नाम ही नहीं ले रहा। जब भी मैं इससे ट्रक की बात करता हूँ तो बात पलट देता है। तुम ही कुछ बोलो अब इसको। क्यों भाई चंदू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्यों नहीं दे रहे हो तुम राजू को ट्रक? क्या बताऊं केशव भाई, जब से ट्रक मेरे पास आया है तब से मैं चैन की नींद नहीं सोया हूँ। ट्रक हमेशा खराब ही रहता है। मैंने बहुत सारे पैसे खर्च करे उसे ठीक करवाने के लिए, पर एक बार से ज्यादा चलता ही नहीं है। अच्छा, तो ये समस्या है। तो तुम उसे मेरे पास क्यों नहीं लाए? मैं उसे ठीक कर देता। चलो कोई नहीं, कल मेरे गैरेज में लेकर आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। पर केशव भाई, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं आपको दे सकूं। अरे कोई बात नहीं चंदू, तुम बाद में पैसे दे देना। राजू और चंदू दोनों ही केशव को धन्यवाद बोलते हुए वहां से चले जाते हैं। सुबह होते ही केशव के गैरेज पहुंचने से पहले ही राजू और चंदू अपने ट्रक को लेकर हाजिर रहते हैं। वाह भाई राजू और चंदू, आ गए लेकर अपने झगड़े के कारण को। हाँ केशव भाई, अब जल्दी से इसे ठीक कर दो ताकि हमारी रोजी रोटी का जुगाड़ हो पाए और हमारा झगड़ा भी खत्म हो जाए। हाँ भाई, सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। घर जाओ, मैं शाम तक इसे ठीक कर दूंगा। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। राजू और चंदू अपने गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके जाते ही केशव ट्रक को ठीक करने में लग जाता है। कुछ ही देर में ट्रक ठीक हो जाता है। इतने में ही दोपहर का समय हो जाता है। केशव को काम करते करते भूख लग जाती है, तो वो खाने के लिए अपने घर चला जाता है। घर पहुंचते ही विमला, ओ विमला, अरे कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें पता है, आज राजू और चंदू मेरे गैरेज में आए थे। तो इसमें पता होने वाली बात क्या है? आपने ही तो बोला था उन्हें आने को। हाँ बोला तो था, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि काम हो गया। मैंने उनका ट्रक ठीक कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। आप इस तरह सबकी भलाई करते करते कहीं खुद मुसीबत में न फंस जाएं। बेकार में ही तुम चिंता करती हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो दूसरों की भलाई करता है, भगवान उसके साथ कभी भी बुरा नहीं होने देता। चलो अब बतियाती रहोगी या फिर कुछ खाने को भी दोगी? बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ हाँ, लाती हूँ खाने के लिए। आज मैंने आपकी पसंद की चीजें बनाई हैं। अरे तो जल्दी लेकर आओ, अब तो भूख और भी बढ़ गई है। केशव अपना खाना खत्म करके वापस गैरेज जाता है। गैरेज के पास ट्रक को ना पाकर वो बहुत ही चिंता में पड़ जाता है। ये ट्रक कहाँ चला गया? दोपहर में तो मैंने यहीं देखा था उसे। शायद राजू और चंदू में से कोई उसे वापस ले गया होगा। ऐसा सोचकर केशव अपने काम पर वापस से लग जाता है। शाम होते ही चंदू और राजू दोनों ही केशव के पास अपनी ट्रक वापस लेने आते हैं। कैसे हो केशव भाई, ट्रक बन गया? राजू की बात सुनते ही केशव आश्चर्य हो जाता है। क्या कह रहे हो राजू? तुम तो ट्रक वापस ले गए हो ना? फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अच्छा मजाक कर लेते हो। राजू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम ट्रक अपने पास ले गए? ये बहुत गलत बात है। तुम बिना पूछे ट्रक नहीं ले जा सकते। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुम लोग क्या बोल रहे हो?
मैं ट्रक कहीं नहीं लेकर गया। तो फिर ट्रक गया कहाँ? कहीं ट्रक चोरी तो नहीं हो गया? क्या केशव भाई, हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं, आपकी हर बात मानते हैं, और आप इतने लापरवाह निकले। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने लापरवाह हो सकते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? वो ट्रक ही एक सहारा था हमारा, हमारे कमाई का। अब तो हम सड़क पर आ जाएंगे। ये बोलते ही चंदू रोने लगता है। केशव भाई, ये जो भी हुआ है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। आपको 2 दिन के अंदर कैसे भी करके हमारा ट्रक वापस करना होगा, नहीं तो ट्रक के बदले हमें पैसे देने होंगे। मैं कहां से इतने सारे पैसे लाऊंगा? मुझ पर दया करो। नहीं केशव भाई, कैसे भी करके 2 दिन के अंदर ट्रक वापस दो, नहीं तो हमें पंचायत बुलानी होगी। ये बोलकर चंदू और राजू दोनों अपने घर चले जाते हैं। केशव भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर जाते ही वो अपनी पत्नी विमला के पास जाता है और कहता है, विमला, तुम सही कहती थी, भलाई का जमाना ही नहीं है। मैं इस गांव के लोगों की कितनी मदद करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी एक गलती पर ये लोग पंचायत बुलवाने की बात कर रहे हैं। क्या हुआ जी? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? घबराते हुए वो केशव से पूछती है। केशव विमला को सारी बातें बताता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या होगा हमारा? हम कहां से इतने सारे पैसे लेकर आएंगे? अब मेरी माँ ही कुछ कर सकती है। विमला अपनी माँ को फोन करती है। कैसी हो विमला? सब कुछ ठीक है ना? और दामाद जी कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद फोन किया। नहीं माँ, कुछ ठीक नहीं है। इनकी भलाई के चक्कर में आज हम लोग मुश्किल में फंस चुके हैं। क्या बात कर रही हो? क्या हुआ? अच्छे से बताओ। विमला सारी बातें बताती है। चिंता ना करो, अच्छों के साथ कभी बुरा नहीं होता। मैं तुम्हें एक बहुत ही सिद्ध बाबा के बारे में बताती हूँ। तुम दोनों उनके पास जाओ और अपनी सारी समस्या बताना। बाबा सब ठीक कर देंगे। विमला और केशव दूसरे दिन उस बाबा के यहाँ जाते हैं और अपनी सारी समस्या बताते हैं। बाबा, कृपा करके हमारी समस्याओं का समाधान हमें बताइए। केशव चुपचाप बैठा रहता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैसे ट्रक या पैसे का जुगाड़ करे। बेटा केशव, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें एक जादुई ट्रक देता हूँ जो तुम दोनों की जिंदगी बदल देगा। तुम जो इससे मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहते ही बाबा अपने कमंडल से पानी हाथ में लेकर मंत्र पढ़ते हैं और फिर एक पेड़ पर फेंक देते हैं, जिससे वो पेड़ ट्रक में बदल जाता है। ये देखते ही विमला और केशव बाबा के चरणों में गिर जाते हैं। उठो मेरे बच्चों, अब ये ट्रक तुम्हारा है। तुम इससे जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। बस एक बात का याद रखना, अधिक लालच मत करना, नहीं तो जो पाया है वो भी खो दोगे। बाबा, आप धन्य हैं। आपकी जितनी प्रशंसा करो कम है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। केशव और विमला दोनों ट्रक पर सवार होकर गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में ही विमला बोलती है, चलो जी, कुछ पैसे मांग लेते हैं। चंदू और राजू को पैसे देकर उनकी धमकियों से छुटकारा पाते हैं। केशव अपनी पत्नी की बात को मान लेता है और कुछ पैसे मांगता है। पैसे मांगते ही बहुत सारे पैसे उसके सामने आ जाते हैं और वो उन पैसों को राजू और चंदू को दे देता है। उन पैसों से
राजू और चंदू एक नया ट्रक खरीद लेते हैं और बाद में केशव से माफी मांगते हैं। हमें ये जादुई ट्रक वाली बात किसी को नहीं बतानी होगी, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। जैसा आप कहें जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ जाता है। किसी के पास खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी नहीं होता। गांव के लोग भूख और प्यास से मर रहे थे। केशव को ये सब देखा नहीं जा रहा था। मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा। मुझे लगता है हमें फिर से उस जादुई ट्रक से कुछ मांगना चाहिए। आप फिर शुरू हो गए। वो जादुई ट्रक हमारी परेशानियों का हल निकालने के लिए है, ना कि पूरे गांव वालों के लिए। तुम भी ना कभी कभी हद ही करती हो। अगर भूख प्यास से पूरे गांव वालों को कुछ हो गया तो क्या तुम और मैं अकेले इस गांव में रहेंगे? कभी तो समझदारों वाली बातें किया करो। जो मन में आता है वो करो, मुझसे ना पूछा करो। केशव उस जादुई ट्रक के पास जाता है और बहुत सारा खाना और पीने के लिए पानी मांगता है। मांगते ही उसके सामने बहुत सारा खाना और पीने के लिए पानी आ जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और गांव वालों को जाकर खाना और पानी बांट देता है। फिर कुछ समय बाद बारिश का मौसम आ जाता है। फिर गांव के लोग खेती करके बहुत ही अच्छी फसल उगाते हैं। एक दिन गांव के सारे लोग केशव के घर आते हैं उसे शुक्रिया कहने के लिए। उनमें से एक गांव वाला पूछता है, केशव भाई, जिस समय हमारे पास खाने के लिए ना तो खाना था और ना पीने के लिए पानी था, तब आपने कहां से हम सारे गांव वालों के लिए खाना और पानी का इंतजाम किया? केशव ने गांव वालों को जादुई ट्रक के बारे में बताया और गांव वाले उस जादुई ट्रक को देखना चाहते थे। केशव ने गांव वालों को उस जादुई ट्रक को दिखाया। गांव वाले उस जादुई ट्रक को देखकर बहुत खुश हुए और उस ट्रक की पूजा करने लगे। केशव को उस गांव वालों ने गांव का सरपंच बना दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।